एवरीवन, वेलकम बैक टू निंजा प्रेप। दिस इज कपिल गोयल। तो आज का जो लेक्चर है इसमें हम यंग डबल स्लिट एक्सपेरिमेंट का जो रिमेनिंग पोर्शन है उसको हम डिस्कस करेंगे। उसके साथ ही आज की क्लास के अंदर काफ़ी सारे क्वेश्चंस भी हम करने वाले हैं। तो कल के क्लास के अंदर हमने ये बात कर ली थी कि यंग डबल स्लिट एक्सपेरिमेंट के अंदर क्या क्या फॉर्मूला आपके बनते हैं। उसके अलावा फ्रिंज विड्थ की हमने बात की थी। फ्रिंज विड्थ के बाद उसको यदि हम किसी मीडियम में अगर यंग डबल स्लिट एक्सपेरिमेंट को रखते हैं तो फ्रिंज विड्थ के ऊपर क्या इफेक्ट पड़ता है, वो सब चीज़ें हमने देखी थी। आज सबसे पहले हम बात करेंगे मॉडिफाइड यंग डबल स्लिट एक्सपेरिमेंट की, जिसका दूसरा नाम होता है डिस्प्लेसमेंट ऑफ इंटरफेरेंस पैटर्न, है ना। डिस्प्लेसमेंट ऑफ इंटरफेरेंस पैटर्न या इसको मॉडिफाइड यंग डबल स्लिट एक्सपेरिमेंट भी कहा जाता है। इसके अंदर होता क्या है कि हमारा जो पाथ बन रहा था S1P और S2P वाला, इसमें से या तो दोनों में से किसी एक पाथ के अंदर या दोनों पाथ के अंदर एक टी थिकनेस की एक प्लेट रख दी जाती है। एक टी थिकनेस की एक जो मोटाई की प्लेट है वो इसके अंदर रख दी जाती है, जिससे कि जो हमारे पास फ्रिंज बनती है उस फ्रिंज पैटर्न के अंदर डिस्प्लेसमेंट आ जाता है। वो फ्रिंज पैटर्न जो अभी जैसे सेंट्रल फ्रिंज बन रही थी तो वो सेंटर पर ना बनकर वो अपनी जगह से सरक जाती है, अपनी जगह से डिस्प्लेस हो जाती है, इसलिए इसको नाम दिया जाता है डिस्प्लेसमेंट ऑफ इंटरफेरेंस पैटर्न। तो इस एक्सपेरिमेंट के अंदर क्या होगा कि या तो एक लाइट के पाथ के रास्ते में या दोनों के जो पाथ है उसके बीच में एक जो स्लिट है उसको इंसर्ट कर दिया जाएगा, जिसकी मोटाई कुछ भी हो सकती है। हम यहाँ पर एग्जांपल के लिए टी उसकी मोटाई को, उसकी थिकनेस को लेकर चलेंगे। तो हमें वो निकालना है कि डिस्प्लेसमेंट कितना होता है, ठीक है। तो जब हमने स्लिट को नहीं रखा था, ठीक, इनिशियली जब हमने स्लिट को नहीं रखा था तो हमारे पास जो पाथ डिफरेंस आया था वो बना था डेल्टा एक्स इक्वल्स टू डी साइन थीटा, या इसको हमने ऐसे भी लिख दिया था डी टेन थीटा, और ये हमारे पास फॉर्मूला बन गया था एक्स डी अपॉन कैपिटल डी। ये हमारे पास फॉर्मूला बना था। अब जब मैं मान लेते हैं कि जो मैं शीट इसके अंदर इंसर्ट कर रहा हूं उसका जो रिफ्रैक्टिव इंडेक्स है वो म्यू है, ठीक है। तो लेट अ शीट ऑफ आर आई म्यू and thickness T is introduced between path S1P, है ना। S1P के रास्ते में मैंने इसको इंट्रोड्यूस किया। ऐसा कोई जरूरी नहीं कि इसको आप S1P के रास्ते में ही करें, आप इसको S2P में भी कर सकते हैं, दोनों में भी कर सकते हैं। तो जब हम इसको इंट्रोड्यूस करेंगे तो सबसे पहले क्या कैलकुलेशन होगी वो देखते हैं। तो वी नो दैट कि जो म्यू है वो किसके इक्वल होता है, C अपॉन V। तो जो मीडियम यानी कि थिकनेस, जो टी थिकनेस वाली शीट है उसके अंदर जो वेलोसिटी होगी वो कितनी होगी, C अपॉन म्यू। कितनी होगी, C अपॉन म्यू। अब शीट को क्रॉस करने में जो टाइम लगेगा, है ना, टाइम टू क्रॉस द शीट को जो क्रॉस करने में टाइम लगेगा, टाइम बराबर क्या होता है, डिस्टेंस अपॉन वेलोसिटी या डिस्प्लेसमेंट अपॉन वेलोसिटी। तो उस टाइम को मैंने लिख दिया कैपिटल टी से। अब शीट की डिस्टेंस यानी कि शीट की थिकनेस कितनी हो गई टी, और जो वेलोसिटी हो गई वो कितनी हो गई, C अपॉन म्यू। तो यहाँ से ये C अपॉन म्यू बना तो ये बन जाएगा कितना, म्यू टी अपॉन सी। तो ये टाइम आ गया म्यू टी अपॉन सी, ठीक है। अगर ये शीट नहीं होती, इसकी जगह वैक्यूम होता तो इतने टाइम में कितनी डिस्टेंस कवर कर ली होती वो हम निकालते हैं। मैं कह रहा हूं कि अगर ये शीट नहीं होती जो कि यहां पर लग रही है टी थिकनेस की, तो अगर ये शीट नहीं होती तो इस टी टाइम में ये जो रे है, लाइट रे, कितना डिस्टेंस कवर कर गई होती वो हम निकालते हैं। तो डिस्टेंस कवर्ड इन टाइम टी, यदि क्या नहीं है, शीट नहीं है, इफ शीट इज नॉट देयर, तो यदि शीट वहां नहीं है तो इस टाइम के अंदर जो डिस्टेंस कवर होगी उसको हम कैसे निकालेंगे, उसको टाइम को, और जब वहां पर शीट नहीं है तो वो क्या हो जाएगा, वैक्यूम में स्पीड किसकी हो जाएगी, लाइट की स्पीड। तो वो क्या बन जाएगा, वो बन जाएगा T इंटू सी, यानी कि ये हो जाएगा म्यू टी अपॉन सी, और इंटू सी से सी कैंसिल होगी। तो ये वाली जो डिस्टेंस आती है इसको हम बोलते हैं ऑप्टिकल पाथ, ठीक है। मैंने आपको एक बार बताया भी होगा रे ऑप्टिक्स के टाइम पे कि ऑप्टिकल पाथ करके एक वर्ड मैंने यूज किया होगा, तो इसको हम बोलते हैं ऑप्टिकल पाथ। तो अब हमारे पास जो पाथ बन रहा है वो क्या बन रहा है, S1P। तो S1P कैसे बन रहा है,
S1P में से क्या माइनस हो गया, T माइनस हो गया, तो एक्चुअल पाथ क्या है, S1P माइनस T, S1P माइनस T। और ये जो पाथ है, ये वाला पाथ, इसको मैंने हटा दिया, यहाँ से इस T को मैंने हटाया, और इसकी जगह जब मैं वैक्यूम लगाता हूँ तो जो पाथ कवर होता है उसको हम क्या कहते हैं, म्यू टी कहते हैं। तो S1P जो हमारा बनेगा पाथ, तो S1P जो हमारा पाथ बन रहा है वो एक्चुअल पाथ, S1P डैश मैं उसको लिख देता हूँ S1 डैश P, तो वो किसके बराबर है, S1P माइनस T। एक तो ये हो गया, सीधा सीधा दिख रहा है, प्लस इसमें मैं क्या जोड़ दूंगा, ऑप्टिकल पाथ। सारा का सारा मेरे को एक ही मीडियम में लाना है, अभी दो मीडियम में, अब मैं इसको एक मीडियम के अंदर ले आया। म्यू टी वाला जो पाथ है वो ये बता रहा है कि यदि ये शीट नहीं होती तो ये इतना चल लिया होता, तो T प्लस क्या हो जाएगा, म्यू टी। तो यहां से ये क्या बनेगा, S1P माइनस T प्लस म्यू टी, तो ये क्या बन जाएगा, S1P, और यहां से अगर मैं कॉमन ले लेता हूं T को, तो ये बन जाएगा म्यू माइनस 1, और ये T हो गया। तो जो पाथ डिफरेंस हमारे पास आएगा वो कितना आ जाएगा, S2P माइनस S1 डैश P। तो S2P एज इट इज, और S1P की जगह ये S1P डैश की जगह ये रखोगे तो S1P माइनस म्यू 1 माइनस D, ये डेल्टा हो गया पाथ डिफरेंस। ये वाला पाथ डिफरेंस हमारे पास पहले से था, ये वाला पाथ डिफरेंस हमारे पास पहले से था, जब हमने किसकी बात नहीं की थी, जब हमने शीट को इंट्रोड्यूस नहीं किया था, तब भी हमारे पास ये पाथ डिफरेंस था, तब भी हमारे पास ये पाथ डिफरेंस था। और इसकी वैल्यू जो है वो किसके बराबर थी, XD अपॉन D, तो इसकी वैल्यू किसके बराबर थी, XD अपॉन कैपिटल D माइनस म्यू माइनस 1 इंटू T। ठीक, फॉर सेंट्रल फ्रिंज की मैं बात करूं तो उसके केस में डेल की वैल्यू क्या हो जाती है, जीरो हो जाती है। डेल की वैल्यू जीरो हो जाती है तो फॉर्मूला हो जाता है SD अपॉन कैपिटल D इक्वल्स टू म्यू माइनस 1 इंटू T, और यहां से x की वैल्यू क्या बन जाती है, ये बन जाती है म्यू माइनस 1 T कैपिटल D अपॉन D, ये बन जाता है। हमने ये पढ़ा है कि बीटा इक्वल्स टू क्या होता है, लैम्बडा कैपिटल D अपॉन स्मॉल d, तो D अपॉन D की जगह आप क्या लिख सकते हैं, बीटा अपॉन लैम्बडा भी लिख सकते हैं। तो ये क्या बन जाएगा, म्यू माइनस 1, यहां से क्या हो जाएगा, T बीटा अपॉन लैम्बडा। ये जो x आता है x, इसको हम कहते हैं फ्रिंज शिफ्ट, ये जो x आता है इसको हम कहते हैं फ्रिंज शिफ्ट या फिर डिस्प्लेसमेंट, और फ्रिंज डिस्प्लेसमेंट याद रहेगा कैसे करना है, और फ्रिंज डिस्प्लेसमेंट। अब जो ये मैंने पूरा एक्सप्रेशन बनाया, इसमें ये वाला जो एक्सप्रेशन बनता है इसको हम बोलते हैं एडिशनल पाथ डिफरेंस। ये जो एक्सप्रेशन बना इसको हम क्या नाम देते हैं, एडिशनल पाथ डिफरेंस। ये जो पूरा पूरा बना इसको हम बोलते हैं एडिशनल पाथ डिफरेंस, एडिशनल पाथ डिफरेंस। तो एडिशनल पाथ डिफरेंस जो है उसको मैंने लिख दिया डेल प्राइम से, और ये वैल्यू किसके बराबर हो गई, म्यू माइनस 1 इंटू T। ठीक है, इसको याद रखना है। कंस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस के केस में इसको हम बराबर कर देंगे n लैम्बडा के, और डिस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस के केस में हम इसको किसके इक्वल कर देंगे, 2n माइनस 1 लैम्बडा बाई 2 या फिर 2n प्लस 1 लैम्बडा बाई 2। तो फॉर कंस्ट्रक्टिव के केस में मैं इसको लिख दूंगा म्यू माइनस 1 T इक्वल्स टू n लैम्बडा, और डिस्ट्रक्टिव के केस में फॉर डिस्ट्रक्टिव के केस में हम लिख देंगे म्यू माइनस 1 T 2n माइनस 1 लैम्बडा बाई 2, और क्या लिख देंगे 2n प्लस 1 लैम्बडा बाई 2। ठीक है, तो ये हमारे फॉर्मूला है, ये आपको याद रखना है। ये जो मैंने फॉर्मूला लिखे हैं ये आपको याद रखना है, जहां मैं मार्क कर रहा हूं ये एक फॉर्मूला हो गया, एक फॉर्मूला ये हो गया, तो ये फॉर्मूला आपको याद रखना है। ठीक है ना भाई, तो ये कहलाता है फ्रिंज शिफ्ट या मॉडिफाइड यंग डबल स्लिट एक्सपेरिमेंट। फ्रिंज शिफ्ट या मॉडिफाइड यंग डबल स्लिट एक्सपेरिमेंट, या क्या कहते हैं इसको हम, डिस्प्लेसमेंट ऑफ इंटरफेरेंस पैटर्न। यहां पर ध्यान रखने वाली बात यह है कि मैंने ये कहा है कि ये एक के बीच में लगा हुआ है, ऐसा भी पॉसिबल है कि ये दोनों में होता तो फिर यहां पर क्या चेंज आते, यहां पर ये बनता S1P माइनस T प्लस म्यू T, है ना। एक बार तो बनता S1P प्लस म्यू माइनस 1 T, म्यू 1 हो जाता है एक के लिए, दूसरे के लिए होता S2P प्लस म्यू 2 माइनस 1 और T। फिर आप जब फॉर्मूला निकालते तो वो बनता S2 डैश P माइनस S1 डैश P, तो वो बनता S2P माइनस S1P माइनस म्यू 2 माइनस म्यू 1 इंटू T, माइनस म्यू 2 माइनस म्यू 1 इंटू T। करके देखना, बना के देखना, है ना।
मैंने आपको हिंट दे दिया है कि अगर दोनों के बीच में इंट्रोड्यूस कर दिया जाता तो क्या चेंज आते हैं। मैं फिर बोल रहा हूँ, यहाँ पर चेंज आ जाता। यहाँ पर जैसे आपने S1 प्राइम P की वैल्यू बनाई है, वैसे ही आप वैल्यू बनाते S2 प्राइम P, और फिर पाथ डिफरेंस कैसे निकालते हैं, S2 प्राइम P माइनस S1 प्राइम P। ये जरूर करके देखना, इसका फॉर्मूला जरूर बना के देखना, है ना। ऐसा नहीं है कि जो मैंने बता दिया है उसको करके बैठ जाओगे आप, या जो मैंने हिंट भी दे दिया है, फॉर्मूला बना के देखना फॉर्मूला क्या बनता है। यहाँ पे मेरे हिसाब से चेंजेस आएंगे μ2 माइनस μ1 T D अपॉन स्मॉल d, ऐसा कुछ फॉर्मूला बनेगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन पे आ जाओ। फ्रिंज विजिबिलिटी। फ्रिंज विजिबिलिटी करके हमारे पास एक वर्ड आता है कि हमसे पूछ लिया जाता है कई बार क्वेश्चन में कि फ्रिंज की विजिबिलिटी क्या होगी, पैटर्न कैसा होगा, तो इन सब चीज़ों के बारे में हमें फ्रिंज विजिबिलिटी से पता लगता है। फ्रिंज विजिबिलिटी का फॉर्मूला होता है V से हम इसको लिखते हैं, ये बराबर होता है I max अपॉन I मिनिमम, I max अपॉन I मिनिमम, I max माइनस I मिनिमम, सॉरी, I max I माइनस I मिनिमम अपॉन I max प्लस I मिनिमम, I max प्लस I मिनिमम। ठीक है, यहाँ पे हमें वैल्यू डालनी होती है, हमारे पास वैल्यू होती है ऑलरेडी। किसकी वैल्यू होती है हमारे पास, I max अपॉन I मिनिमम की वैल्यू हमारे पास होती है। और क्या वैल्यू होती है हमारे पास I max I मिनिमम की, हमारे पास वैल्यू होती है अंडर रूट I1 अपॉन अंडर रूट I2 प्लस 1 स्क्वायर, और यहाँ से अंडर रूट I1 अपॉन I2 माइनस 1 स्क्वायर। तो यहाँ से फॉर्मूला बनाया जाता है। बनाया कैसे जाता है, एक बार इसको ऐसे लिख दो, I max अपॉन I मिनिमम माइनस 1, फिर एक बार लिख दो I max अपॉन I मिनिमम प्लस 1, दोनों से एक्सप्रेशन बना दो। एक से बन जाएगा I max माइनस I मिनिमम अपॉन I मिनिमम, एक से बन जाएगा I max प्लस I मिनिमम अपॉन I मिनिमम। फर्स्ट वाले में सेकंड वाले से डिवाइड कर दो, फॉर्मूला बनेगा। फॉर्मूला जो बन के आएगा वो याद रखना, बहुत लंबा चौड़ा हो जाएगा, करने की कोई ज़रूरत है नहीं। तो फॉर्मूला जो बन के आएगा वो आएगा 2 अंडर रूट I1 I2, 2 अंडर रूट I1 I2 अपॉन I1 प्लस I2। ये फॉर्मूला आएगा किसका, फ्रिंज विजिबिलिटी का। ठीक है, दोनों याद रखना है। ये फॉर्मूला आ जाएगा किसका, फ्रिंज विजिबिलिटी का, 2 अंडर रूट I1 I2 अपॉन I1 प्लस I2। यदि I मिनिमम को मैं 0 कर देता हूँ, इफ I मिनिमम इज 0, यदि I मिनिमम की वैल्यू क्या हो जाती है, 0 हो जाती है, तो V की जो वैल्यू है वो क्या बन जाएगी, 1 बन जाएगी। तो ये हो जाएगी बेस्ट विजिबिलिटी। ये क्या हो जाएगी, बेस्ट विजिबिलिटी, मतलब ये हमें बहुत आराम से दिखाई देगी। यदि हम I max की वैल्यू को 0 कर दे तो उस केस में V की वैल्यू हो जाएगी -1। और यदि मैं कह दूं कि I max किसके इक्वल है, I min के इक्वल है, तो उस केस में V की वैल्यू क्या हो जाएगी, 0 हो जाएगी। तो ये तो वर्स्ट विजिबिलिटी हो जाएगी और यहाँ पर कुछ दिखेगा ही नहीं। तो ये कंडीशंस है कि बेस्ट विजिबिलिटी, वर्स्ट विजिबिलिटी और कुछ भी नहीं दिखने की, तो इसको हम कहते हैं फ्रिंज विजिबिलिटी। इसके ऊपर क्वेश्चन पूछ लिया जाता है दो तरीके से, आपको इसको याद रखना, I max माइनस I मिनिमम अपॉन I max प्लस I मिनिमम। और अगर I1 I2 दिए हैं तो उस केस में फॉर्मूला बन जाएगा अंडर रूट 2 अंडर रूट I1 I2 अपॉन I1 प्लस I2, 2 अंडर रूट I1 I2 अपॉन I1 प्लस I2। फिर नेक्स्ट हमारे पास आता है मिसिंग वेवलेंथ इन फ्रंट ऑफ वन ऑफ द स्लिट इन YSD। यदि यंग डबल स्लिट एक्सपेरिमेंट के अंदर एक जो स्लिट है उसको बंद कर दिया जाए, मिसिंग वेवलेंथ इन फ्रंट ऑफ वन ऑफ द स्लिट, एक से ऐसे सीधी सीधी लाइट जा रही है यहाँ से, ठीक है, तो मिसिंग वेवलेंथ हम उसको बोलते हैं। तो यहाँ से देखो, अब ये जो डायग्राम आपको दिख रहा है, इस डायग्राम में S1P जो है वो कितना हो गया, D हो गया, सीधा सीधा D हो गया। और S2P जो आपको दिख रहा है, S2P, वो S2P की डिस्टेंस कैसे निकालोगे, ट्राइंगल बन जाएगा तो पाइथागोरस थ्योरम लगाओगे, तो क्या बन जाएगा, बेस का स्क्वायर और प्लस जो परपेंडिकुलर है उसका स्क्वायर। तो बेस कितना है, कैपिटल D, और परपेंडिकुलर कितना हो गया, स्मॉल d, तो इसका रूट लगा दो, तो ये हो जाएगा D स्क्वायर प्लस स्मॉल d स्क्वायर। पाथ डिफरेंस जो होता है वो किसके इक्वल होता है, S2P माइनस S1P। तो यहाँ से डेल किसके इक्वल हो जाएगा, ये हो जाएगा D स्क्वायर प्लस स्मॉल d स्क्वायर और इसकी पावर 1/2, और यहाँ से माइनस कितना हो गया D, इसमें से मैंने कॉमन निकाल लिया कितना, D स्क्वायर, तो बाहर आएगा तो कॉमन आएगा D, और यहाँ कितना हो जाएगा 1 प्लस D स्क्वायर अपॉन कैपिटल D स्क्वायर, और ये पावर 1/2 हो गया माइनस D। हम यूज करेंगे यहाँ पर बाइनोमियल एक्सपेंशन। बाइनोमियल एक्सपेंशन, बाइनोमियल एक्सपेंशन का मतलब क्या हो गया कि 1 प्लस एक्स पावर n, तो 1 प्लस nx प्लस nc2 एंड हायर टर्म्स। तो हायर टर्म्स को हम नेग्लेक्ट कर देंगे क्योंकि d अपॉन
कैपिटल डी जो है वो 1 से कम है तो उसका स्क्वायर और भी कम होगा, तो इसलिए हायर टर्म्स को हम नेग्लेक्ट करेंगे। तो हमारे पास फॉर्मूला अब क्या बनेगा, डेल इक्वल्स टू डी 1 प्लस ये हो जाएगा 1/2 डी स्क्वायर अपॉन कैपिटल डी स्क्वायर और माइनस डी। इसको आप एक्सपेंड करके लिख दोगे, तो एक्सपेंड करके लिखोगे तो ये बनेगा डी प्लस ये बन जाएगा डी स्क्वायर अपॉन 2 कैपिटल डी और माइनस डी, तो ये डी से डी कैंसिल हो गया। तो यहां से हमारे पास फॉर्मूला आया डेल यानी कि पाथ डिफरेंस का क्या फॉर्मूला आया, डी स्क्वायर अपॉन 2d। कब, जब हम बात करें मिसिंग वेवलेंथ के केस में, तो मिसिंग वेवलेंथ के केस में हमारे पास ये फॉर्मूला आ गया। अब यदि यहां पर हम डार्क फ्रिंज की कंडीशन बनाएं तो फॉर डार्क फ्रिंज के लिए डेल किसके इक्वल होता है, वो होता है 2n-1 λ/2 इसके इक्वल होता है। तो यहां से डेल्टा इक्वल्स टू कितना हो गया, डी स्क्वायर अपॉन 2 इंटू कैपिटल डी, ये हो जाएगा 2n-1 λ/2, तो 2 से 2 कैंसिल हो गया, तो लैम्बडा की वैल्यू कितनी हो गई, ये हो गई डी स्क्वायर अपॉन 2n-1 इंटू कैपिटल डी। ये फॉर्मूला बन गया किसका, मिसिंग वेवलेंथ का, मिसिंग वेवलेंथ, ये फॉर्मूला बन गया मिसिंग वेवलेंथ का। n इक्वल्स टू 1 अगर मैं डालता हूं तो लैम्बडा की वैल्यू कितनी आएगी, वो आएगी डी स्क्वायर अपॉन कैपिटल डी। n की वैल्यू अगर मैं 2 डालता हूं तो लैम्बडा की वैल्यू कितनी आएगी, ये आएगी डी स्क्वायर अपॉन 3d। इसी तरह से n इक्वल्स टू आप 3 डालोगे तो ये वैल्यू क्या बनेगी लैम्बडा की, डी स्क्वायर अपॉन 5d। तो ये सारी की सारी कौन सी है, ये मिसिंग वेवलेंथ है, ये सारी की सारी क्या है, ये है मिसिंग वेवलेंथ, मिसिंग वेवलेंथ है। n इक्वल्स टू 1 2 3 5 4 है ना, सबके लिए आप निकाल सकते हैं। और मिसिंग वेवलेंथ का फॉर्मूला क्या बन रहा है, ये जो मैंने अभी बनाया है ये मिसिंग वेवलेंथ का फॉर्मूला बन रहा है। ठीक है, तो ये तो थ्योरी हो गई किसके अंदर, यंग डबल स्लिट एक्सपेरिमेंट के अंदर। और अभी जो हम पढ़ रहे हैं वो कौन सा है, डिवीजन ऑफ वेव फ्रंट, जिसके अंदर हमें क्या क्या पढ़ना है, यंग डबल स्लिट एक्सपेरिमेंट, लॉयड्स मिरर और उसके अलावा जो फेनल बाइप्रिज्म है, ये सारे के सारे किस में आएंगे, ये आएंगे डिवीजन ऑफ वेव फ्रंट। इसके बाद सेकंड इसमें आता है डिवीजन बाय एम्पलीट्यूड, जिसमें हम लोग पढ़ते हैं न्यूटन्स रिंग्स मेथड और माइकलसन इंटरफेरोमीटर। तो अब कुछ क्वेश्चन कर लेते हैं, उसके बाद बाकी की चीजें डिस्कस करेंगे। जैसा कि फर्स्ट क्वेश्चन है, ये तो बहुत चंपू क्वेश्चन है, हमने पहले भी किया है। टू कोहेरेंट सोर्सेज ऑफ इंटेंसिटी रेशियो 100:1 इंटरफेरेंस, द रेशियो ऑफ इंटेंसिटी बिटवीन मैक्सिमम एंड मिनिमम। बहुत चंपू क्वेश्चन है मेरे हिसाब से, मुझे करने की जरूरत तो है नहीं, फिर भी तुम बोलोगे तो मैं कर दूंगा। तो ये फॉर्मूला हमारे पास बनेगा I1 अपॉन I2 प्लस 1, और ये बनेगा I1 अपॉन I2 माइनस 1, और इसका स्क्वायर करना है। तो I1 अपॉन I2 का रेशो में कितना दिया है, 100:1, तो 100 का रूट करोगे तो कितना हो जाएगा 10, तो ये बनेगा 10 प्लस 1 और यहाँ बनेगा 10 माइनस 1 और इसका स्क्वायर। अब इतनी मैथमेटिक्स तो मेरे हिसाब से आती होगी, अब इतनी मैथमेटिक्स इतनी सी को हमें अगर कंफ्यूज होते हो तो फिर मामला गड़बड़ है। 10 प्लस 1 कितना हो जाएगा 11, 11 का स्क्वायर करोगे 121 और यहाँ बचेगा 9, 9 का स्क्वायर करोगे 81, तो आंसर आ जाएगा डी। क्या आंसर आ जाएगा, डी। नेक्स्ट क्वेश्चन, हाँ जी नेक्स्ट क्वेश्चन में देखो असर्शन और रीजनिंग का क्वेश्चन है। क्वेश्चन में बोला गया है इन यंग्स डबल स्लिट एक्सपेरिमेंट इंटरफेरेंस पैटर्न डिसअपीयर्स व्हेन वन ऑफ द स्लिट इज क्लोज्ड। बिल्कुल सही बात है ना, यदि एक स्लिट क्लोज है तो इंटरफेरेंस पैटर्न क्या हो जाएगा, डिसअपीयर हो जाएगा। दूसरा इसमें रीजन इसका दिया हुआ है कि इंटरफेरेंस अकर्स ड्यू टू द सुपरपोजिशन ऑफ लाइट वेव। इंटरफेरेंस हमेशा वहीं से होगा जहां से कोहेरेंट सोर्स से अगर लाइट आ रही है, नहीं तो इंटरफेरेंस नहीं होगा। दोनों सही बात है, यानी कि पहला सही है और दूसरा उसका जो कारण दिया है वो भी सही है। तो पहला ऑप्शन जो है उसमें लिखा है बोथ ए एंड आर आर ट्रू, बिल्कुल सही बात है, एंड आर इज द करेक्ट एक्सप्लेनेशन ऑफ ए, यानी कि ए। तो यही इसका आंसर आ गया, ज्यादा आगे बढ़ने की जरूरत है नहीं क्योंकि मल्टी सिलेक्ट क्वेश्चन है नहीं। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आओ। 4 लाइट्स वेव आर रिप्रेजेंटेड एज बिलो, और हमें ये पूछा है कि द इंटरफेरेंस फ्रिंजेस में ओनली बी ऑब्जर्व्ड। अब देखो इंटरफेरेंस कब हो सकता है, जब फ्रीक्वेंसी सेम हो। इंटरफेरेंस के लिए क्या क्या कंडीशन, इंटरफेरेंस के लिए कंडीशन है कोहेरेंट सोर्स। क्या क्या कंडीशन है, कोहेरेंट सोर्स हो, सेम फ्रीक्वेंसी हो, सेम मीडियम हो, सेम वेलोसिटी हो।
तो यहाँ पर अब ये देखो जो रेज हैं, जो डिस्प्लेसमेंट है, उनमें फ्रिक्वेंसी सेम कहाँ है, ये ओमेगा 1, ये ओमेगा 1, तो इन दोनों का इंटरफेरेंस हो सकता है। ये ओमेगा 2 है, ये ओमेगा 1 है, तो यहाँ तो होगा नहीं, ये 2 ओमेगा 1 है, तो इन दोनों के बीच में इंटरफेरेंस हो सकता है, यानी कि 1 एंड 2। तो आंसर क्या आ जाएगा, 1 एंड 2। तो सही आंसर क्या आ जाएगा, 1 एंड 2। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आ जाओ। ये आई मैक्स आई माइनस आई मिनिमम अपॉन आई मैक्स प्लस आई मिनिमम, ये तो फॉर्मूला हो गया। किसका फॉर्मूला हो गया, फ्रिंज विजिबिलिटी का। तो फ्रिंज विजिबिलिटी का फॉर्मूला आई मैक्स माइनस आई मिनिमम अपॉन आई मैक्स प्लस आई मिनिमम। इसकी वैल्यू कितनी आई थी, ये आया था 2√I1 प्लस I2। और क्या बना था भाई, फॉर्मूला याद रखना भाई, मेरे को भी दिमाग से निकला है अभी। अपॉन I1 प्लस I2 है ना, हाँ I1 प्लस I2 है, अपॉन है I1 प्लस I2, I1 प्लस I2। तो अब यहाँ पर आपको क्वेश्चन में बोला है कि रेशो है I1 अपॉन I2 का, जो रेशो है वो अल्फा है। तो यहाँ से I1 अपॉन I2 का रेशो बना लो 2, ये प्लस नहीं है, क्रॉस है, क्रॉस मल्टीप्लाई में I2। तो I2 से डिवाइड कर दो पहले, तो I2 से डिवाइड करोगे तो ये क्या बनेगा, I1 अपॉन I2, और ये क्या बन जाएगा, ये बन जाएगा I1 अपॉन I2 और प्लस 1, ऐसा बनेगा। तो ऐसा बनेगा तो I1 अपॉन I2 की वैल्यू डाल दो, तो V की वैल्यू कितनी हो जाएगी, 2 अल्फा अपॉन 1 प्लस अल्फा, 2 अल्फा 2 अंडर रूट अल्फा अपॉन 1 प्लस अल्फा। तो सही आंसर हमारे पास कौन सा आ जाएगा, सी आ जाएगा, सी इसका करेक्ट आंसर आ जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आइए। नेक्स्ट क्वेश्चन में बोला है टू इंटरफेरिंग लाइट वेव्स हैव देयर एम्पलीट्यूड्स इन द रेशो 3:2। मैक्सिमम मिनिमम का रेशो बताना है, तो आई मैक्स अपॉन आई मिनिमम, ये रेशो होता है हमारे पास √I1 अपॉन I2 प्लस 1, और ये होता है √I1 अपॉन I2 माइनस 1 और इसका स्क्वायर। अब I1 अपॉन I2 जो है रूट में, इसको हम लिख सकते हैं A1 अपॉन A2, क्योंकि I प्रोपोर्शनल होता है A स्क्वायर के, तो √I1 अपॉन I2 इक्वल हो जाएगा A1 अपॉन A2 के। तो यहाँ से I मैक्स अपॉन I मिनिमम, ये इक्वल हो जाएगा A1 अपॉन A2 प्लस 1 और A1 अपॉन A2 माइनस 1 स्क्वायर। तो 3:2 है ये, तो ये बन जाएगा 3/2 प्लस 1, और ये हो जाएगा 3/2 माइनस 1 और स्क्वायर। तो 3 और 2 5 और 3 माइनस 2 1, तो आंसर आएगा 25:1, जो कि ऑप्शन हो जाएगा डी। तो इसका करेक्ट आंसर क्या आ जाएगा, डी आ जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, इंटरफेरेंस में बी सीन यूजिंग टू, देखो इंटरफेरेंस के लिए कोहेरेंट सोर्स होना जरूरी है। दो अलग अलग सोडियम लेंस लोगे तो वहां से अलग अलग लाइट आएगी, वो कोहेरेंट सोर्स नहीं बनेंगे। फ्लोरोसेंट ट्यूब से भी अलग अलग नहीं बनेंगे, लेजर से वो बन जाएंगे, लेजर से बन जाएंगे। लेजर दोनों, दो अलग अलग लेजर भी लोगे तो कोहेरेंट सोर्स का काम करेगी, मर्क्यूरी लैंप भी नहीं करेगा। तो सी इसका सही आंसर आ जाएगा। द पाथ डिफरेंस फॉर डिस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस, तो 2n+1 λ/2, अगर 1 प्लस नहीं होता तो यहां पर क्या होता, माइनस होता। तो सही आंसर क्या आ जाएगा, ए आ जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, द सेंट्रल फ्रिंज ऑफ द इंटरफेरेंस पैटर्न प्रोड्यूस्ड बाय द लाइट ऑफ वेवलेंथ 6000 आर्मस्ट्रॉन्ग इज फाउंड टू शिफ्ट पोजिशन 4th ब्राइट फ्रिंज आफ्टर अ ग्लास प्लेस ऑफ रिफ्रैक्टिव इंडेक्स 1.5 इज इंट्रोड्यूस। थिकनेस निकालना है। तो हमने पढ़ा था एडिशनल पाथ डिफरेंस, एडिशनल पाथ डिफरेंस कितना है, μ-1 × t। अब कौन सी फ्रिंज है, ब्राइट फ्रिंज है, तो ब्राइट फ्रिंज के लिए कितना हो जाएगा पाथ डिफरेंस, n लैम्डा, क्योंकि कंस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस हो जाएगा। तो μ-1 × t, तो t की वैल्यू में निकालनी है, तो t इक्वल्स टू हो जाएगा n लैम्डा अपॉन μ-1। तो n की कितनी वैल्यू होगी, 4th है, तो यहाँ n की वैल्यू 4th रखोगे। लैम्डा की वैल्यू कितनी हो जाएगी, 6000 आर्मस्ट्रॉन्ग, तो 6000 × 10⁻−10, और μ-1 तो ये हो जाएगा 1.5 - 1। तो यहां से सॉल्व करेंगे तो आंसर आ जाएगा 4.8 × 10⁻−6, जो कि आंसर हो जाएगा हमारे पास ए। तो ए इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, द फिनोमिना विच प्रोड्यूसेस कलर्स इन अ सोप बबल, सोप बबल में जो कलर्स प्रोड्यूस होते हैं वो फिनोमिना होता है इंटरफेरेंस। कौन सा होता है, इंटरफेरेंस होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, टू लाइट सोर्सेज आर कोहेरेंट जब उनकी फ्रीक्वेंसी सेम हो और उनका फेज डिफरेंस कांस्टेंट हो, यानी कि डी ऑप्शन है ना। नेक्स्ट, इन यंग डबल स्लिट एक्सपेरिमेंट द स्लिट सेपरेशन इज इंक्रीज्ड बाय 2 times, द फ्रिंज विड्थ विल बिकम। फ्रिंज विड्थ का फॉर्मूला होता है बीटा इक्वल्स टू लैम्डा डी अपॉन स्मॉल डी। तो यहां पर से दिख रहा है कि बीटा प्रोपोर्शनल टू है 1/d,
तो अगर मैं लिखूं बीटा प्राइम अपॉन बीटा तो ये प्रोपोर्शनल हो जाएगा किसके, डी अपॉन डी प्राइम। गिवन है हमें, क्या गिवन है कि डी प्राइम जो है वो 2 टाइम्स कर दिया डी का, 2 टाइम्स कर दिया डी का, तो बी प्राइम अपॉन बी कितना हो जाएगा, ये डी है, यहाँ हो जाएगा 2d, तो कैंसिल। तो यहाँ हमारे पास बीटा की वैल्यू कितनी आ गई, बीटा बाई 2। तो सही आंसर हमारे पास क्या हो गया, ऑप्शन ए। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आ जाइए। नेक्स्ट क्वेश्चन के अंदर बोला गया है इन यंग एक्सपेरिमेंट द डिस्टेंस ऑफ द स्क्रीन फ्रॉम द 2 स्लिट्स इज 1 मीटर। कैपिटल डी की वैल्यू गिवन है हमें 1 मीटर। व्हेन द लाइट ऑफ वेवलेंथ, वेवलेंथ जो हमें दिया हुआ है वो दिया हुआ है 6000 आर्मस्ट्रॉन्ग, is allowed to fall on the slits, the width of the fringe obtained on the screen is 2 mm। width यानी कि बीटा की वैल्यू है 2 mm, 2 into 10 power minus 3 मीटर। डिस्टेंस बिटवीन द 2 स्लिट्स यानी कि स्मॉल डी की वैल्यू निकालनी है। तो फॉर्मूला यूज करना है आपको, बीटा इक्वल्स टू लैम्डा कैपिटल डी अपॉन स्मॉल डी। तो डी की वैल्यू हो जाएगी लैम्डा डी अपॉन बीटा, लैम्डा डी अपॉन बीटा। तो लैम्डा जो है वो हो जाएगा 6000 इंटू 10 पावर माइनस 10। कैपिटल डी की जो वैल्यू है वो हो गई 1, और बीटा की जो वैल्यू है वो कितनी डालोगे, 2 इंटू 10 पावर माइनस 3। तो यहां से सॉल्व करोगे तो डी का वैल्यू आएगी 3 इंटू 10 पावर माइनस 4 मीटर। तो सही आंसर हमारे पास क्या आ जाएगा, ऑप्शन बी। नेक्स्ट क्वेश्चन, इन द आइडियल डबल स्लिट एक्सपेरिमेंट व्हेन अ ग्लास प्लेट ऑफ रिफ्रैक्टिव इंडेक्स 1.5, तो म्यू की वैल्यू कितनी हो गई 1.5, थिकनेस उसकी टी है, इज इंट्रोड्यूस्ड इन द पाथ ऑफ इंटरफेरेंस बीम, देन द इंटेंसिटी रिमेन अनचेंज्ड। इंटेंसिटी है जो चेंज नहीं होती एट द इनिशियल सेंट्रल ब्राइट फ्रिंज। द मिनिमम थिकनेस ऑफ द ग्लास प्लेट, ग्लास प्लेट की मिनिमम थिकनेस क्या आएगी, कौन सी है, सेंट्रल ब्राइट फ्रिंज है। तो वही पाथ डिफरेंस वाला फॉर्मूला म्यू माइनस 1 इंटू टी, म्यू माइनस 1 इंटू टी। तो ब्राइट फ्रिंज के लिए एन लैम्डा इक्वल्स टू म्यू माइनस 1 इंटू टी। तो यहाँ से हमें टी निकालना है, तो ये हो जाएगा एन लैम्डा अपॉन म्यू माइनस 1। एन की वैल्यू आप ले लो 1, लैम्डा एज इट इज, और म्यू की वैल्यू हो गई 1.5 माइनस 1, तो ये कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा 2 लैम्डा। तो हमारे पास इसका आंसर कितना आ जाएगा, 2 लैम्डा इसका आंसर आ जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन पे आ जाओ। इन यंग डबल स्लिट एक्सपेरिमेंट द स्लिट्स आर इल्यूमिनेटेड बाय व्हाइट लाइट, द डिस्टेंस बिटवीन 2 स्लिट्स इज बी एंड स्क्रीन इज, डिस्टेंस जो है वो डी की जगह कितना दिया है, बी दिया है, बी, एंड स्क्रीन इज एट डिस्टेंस डी, है ना। तो वो चेंज कर दिया है, जो मैंने फॉर्मूला निकाला था डी स्क्वायर अपॉन कैपिटल डी, फिर मैंने निकाला था डी स्क्वायर अपॉन 3d, ये फॉर्मूला निकाला था। तो डी को रिप्लेस कर दिया है बी से, और कैपिटल डी को रिप्लेस कर दिया है स्मॉल डी से। तो मिसिंग वेवलेंथ निकालना है, तो मैं क्या कर रहा हूँ, डी को रिप्लेस कर दिया है बी से, और कैपिटल डी को रिप्लेस कर दिया है स्मॉल डी से। तो ये हो गया बी स्क्वायर अपॉन 3b, फिर नेक्स्ट टर्म आ जाएगा बी स्क्वायर अपॉन 5d। तो ये फॉर्मूला है, कौन सा ऑप्शन हो गया, ए हो गया, निकाल चुके हम। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आ जाओ। इन यंग एक्सपेरिमेंट द इंटेंसिटी एट द सेंट्रल फ्रिंज इज आई, सेंट्रल फ्रिंज पर इंटेंसिटी है आई। तो सेंट्रल फ्रिंज का मतलब हो गया कि मैं उसको मैक्सिमम ले लूं, तो ये हो जाएगा अंडर रूट I1 और प्लस अंडर रूट I2 और स्क्वायर। मैं I जो है उसको प्रोपोर्शनल, अगर I1 को प्रोपोर्शनल करूं A1 स्क्वायर के, और मैं A1 और A2 को इक्वल कर लेता हूं, A1 A2 इक्वल है, तो यहां से क्या बनेगा, I इक्वल्स टू, ये बन जाएगा 4A स्क्वायर, 4A स्क्वायर। और यदि एक स्लिट को बंद कर दिया जाए तो उस केस में I जो है वो कितना हो जाएगा, वो हो जाएगा I1, और I1 की वैल्यू कितनी दे रखी है, I0, कितनी दे रखी है, I0, है ना। और I जो है वो प्रोपोर्शनल है किसके, A स्क्वायर के। तो यहाँ से I0 भी किसके प्रोपोर्शनल हो जाएगा, A स्क्वायर के। तो यहाँ से ये बन गया 1 और ये बन गया 2, तो I1 4A स्क्वायर और I2 जो है वो प्रोपोर्शनल हो जाएगा A स्क्वायर के। तो I1 इक्वल्स टू कितना हो जाएगा, 4I2, और I2 की वैल्यू क्या दी हुई है हमें, I0 दी हुई है। तो यहाँ से ये कितना बन जाएगा, 4I0। तो सही आंसर हमारे पास कितना आ जाएगा, सी आ जाएगा, 4I0। ठीक है, तो ये क्वेश्चंस थे यंग डबल स्लिट एक्सपेरिमेंट के। और जो यंग डबल स्लिट एक्सपेरिमेंट में जो मिसिंग वेवलेंथ है, फ्रिंज डिस्प्लेसमेंट है, वो सारा मैंने आपको बता दिया है। अब इसके बाद से जो नेक्स्ट क्लास होगी उसमें हम डिस्कस करेंगे जो हमारे पास फ्रेनल बाइप्रिज्म होगा उसको, और लॉयड मिरर को। तो नेक्स्ट क्लास के अंदर जो फर्स्ट जो होता है डिवीजन बाय वेवफ्रंट, उसको हम खत्म करेंगे। उसके बाद हम लोग स्टार्ट करेंगे न्यूटन रिंग। न्यूटन रिंग के अंदर एक क्लास जानी चाहिए आराम से, और एक फिर उसके बाद एक क्लास में, 2 क्लास में कम से कम आपका होना चाहिए माइकलसन इंटरफेरोमीटर।
फिर इंटरफेरेंस हमारा फिनिश होगा, देन हम लोग स्टार्ट करेंगे डाइफ्रैक्शन को। इस लेक्चर में इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। टिल देन थैंक यू, बाय बाय।